हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आया हूँ आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में उत्तराखंड की कुछ पुरा प्रजातियों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कोल, किरात और खस जो जनजाति है उसके बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने कल बात की थी, हमने एक राजवंश के बारे में बात की थी जिसका नाम था कुड़िंद। कुड़िंद राजवंश के बारे में, जिसमें हमने कल देखा था कुड़िंद की जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं, कहां कहां से हमें कुड़िंदों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा आज हम बात करते हैं कुड़िंद राजवंश के विस्तृत जानकारी के बारे में, जहां हम पूरा जानेंगे कुड़िंद राजवंश कहां स्थापित हुआ, कौन इसका शासक था, कैसे कैसे इसकी जानकारियां प्राप्त हुई है। सबसे पहले तो कुड़िंद जो है उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनैतिक शक्ति है। यानी हमने कल बात की थी उत्तराखंड में निवास करने वाली प्रथम पुरा प्रजाति, जिसमें हमने बात की थी कोल। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया कि उत्तराखंड पे निवास करने वाली प्रथम पुरा प्रजाति कौन सी है, तो वो है आपकी कोल। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है, तो वो है आपकी कुड़िंद। कुड़िंद जो है उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। और जो कुड़िंद है, कुड़िंद राजवंश की कुड़िंद राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत, कुड़िंद राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है आपकी कुड़िंद मुद्राएं। कुड़िंद मुद्राएं कुड़िंद राजवंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इससे पहले हमने कल बात की थी कुड़िंद राजवंश की जानकारी हमें महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। लेकिन इसमें जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको क्या है, एक मान्यता नहीं दी गई है, एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम उन्हें मान्यता नहीं देते हैं। तो इसलिए जो क्या है, इनकी जानकारी के बारे में एक प्रमुख स्रोत के रूप में क्या काम करेगी, कुड़िंद मुद्राएं इनकी जानकारी के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ है, महाभारत है, कहां कहां इनके बारे में हमें वर्णन प्राप्त होता है। तो जो महाभारत है, महाभारत को 18 पर्वों में बांटा गया है, जिसमें से भीष्म पर्व, सभा पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, वन पर्व आदि जो पर्व हैं, आदि पर्वों में कुड़िंद राजवंश की या कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। जो महाभारत है, महाभारत को जो है 18 पर्वों में लिखा गया है या 18 पर्वों में बांटा गया है, जिसमें से भीष्म पर्व, सभा पर्व, वन पर्व आदि ऐसे और पर्व भी हैं, जिसमें क्या है, हमें महाभारत में कुड़िंद राजवंश की जानकारी मिलती है। वहीं सभा पर्व जो है, सभा पर्व के अनुसार कुड़िंद शासक सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में क्या है, पांडवों का
साथ दिया था। यानी जो हमारा सभा पर्व है उसमें हमें यह जानकारी मिलती है, जो कुलिंद शासक थे हमारे, जो हमारा कुलिंद राजवंश था, इन्होंने भी महाभारत में पार्टिसिपेट किया था, महाभारत में पार्टिसिपेट किया था। और जो ये कुलिंद शासक थे, कुलिंद शासक था सुबाहु, जो सुबाहु था, कुलिंदों का जो राजा था सुबाहु, इसने जो है महाभारत में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इसके अलावा जो सुबाहु थे, सुबाहु के पुत्र हुआ करते थे विराट। सुबाहु के पुत्र विराट थे, जिनकी राजधानी विराटनगर या फिर विराटगढ़ी हुआ करती थी, या फिर विराटगढ़ी थी, की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु या अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह। कुछ लोग मानते हैं जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र जो हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु की जो पत्नी थी या जिनसे उनका विवाह हुआ, उनका नाम था उत्तरा। तो कुछ लोग मानते हैं जो उत्तरा थी, ये उत्तराखंड के शासक सुबाहु के पुत्र विराट और विराट की पुत्री हुआ करती थी उत्तरा। और जो विराट थे, राजा विराट थे, इनकी राजधानी विराटगढ़ी हुआ करती थी। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं जो ये विराटगढ़ी है, ये उत्तराखंड का विराटगढ़ी ना होके यह राजस्थान का विराटगढ़ी है। तो इसमें मतभेद है, तो इसीलिए हम इसको एग्जैक्ट जानकारी नहीं लेते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि यहां से भी उत्तराखंड के जो राजा विराट हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभारत में जो कुलिंद हैं, कुलिंदों को द्विज कहा गया। और जो कुलिंद शासक हैं, कुलिंद शासकों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया। जो महाभारत है, महाभारत में जो कुलिंद हैं, कुलिंदों को द्विज नाम से जाना गया। और वहीं जो उनके शासक हुआ करते थे, उन्हें द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना गया। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि जो कुलिंद थे, कुलिंदों की पहली राजधानी कालकूट हुआ करती थी। कुलिंदों की पहली राजधानी कालकूट हुआ करती थी और दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। शत्रुघ्न नगर थी। ये क्या थी आपकी कुलिंद राजधानियां। पहली राजधानी कालकूट, जो वर्तमान में कालसी है। प्रथम राजधानी या फिर महत्वपूर्ण जो है, इनकी जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी आपकी, कालकूट हुआ करती थी। इसके अलावा हमें यह जानकारी मिलती है जो कुलिंद थे, कुलिंद शैव धर्मावलंबी थे। शैव धर्मावलंबी थे, यानी जो कुलिंद लोग थे ये क्या करते थे, शैव धर्म को मानते थे या शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्हें कहा गया शैव धर्मावलंबी हुआ करते थे कुलिंद। इसके अलावा ये तो हमारे जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें कुलिंदों के बारे में जो जानकारियां मिली वो थी। इसके अलावा जो विदेशी लेखक हैं, विदेशी लेखक भी जो इस टाइम पे भारत में आए, उन्होंने कुलिंदों के बारे में कुछ जानकारियां दी। इनमें सबसे पहले थे यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी। यूनानी भूगोलवेत्ता
टोलमी, जिन्होंने की एक पुस्तक लिखी भारत का भूगोल। जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे टोलमी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत का भूगोल। भारत का भूगोल नामक पुस्तक में इन्होंने जो है कुलिंदों के बारे में कुछ विवरण दिया, जिसमें उन्होंने कुलिंदों के लिए कुलेंद्र शब्द का प्रयोग किया है। इस पुस्तक में भारत का भूगोल जो नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है, इस पुस्तक में उन्होंने कुलेंद्र नामक शब्द का प्रयोग किया है। किसके लिए? कुलिंदों के लिए। तो यहां से भी हम ये अनुमान लगाते हैं, जो ये कुलेंद्र शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, ये क्या है? कुलिंदों के लिए किया है। और इस टाइम पे उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुलिंदों का क्या है? आधिपत्य हुआ करता था। इसके अलावा कुलिंदों की जानकारी के लिए हमें कुछ 5 अभिलेख प्राप्त हुए। इन 5 अभिलेखों में से 4 अभिलेख हमें प्राप्त हुए मध्य प्रदेश के भरहुत से। मध्य प्रदेश के भरहुत से हमें 4 अभिलेख प्राप्त हुए, जिनमें क्या है? कुलिंदों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। और इसके अलावा एक अभिलेख हमें प्राप्त हुआ मथुरा से। यानी हमें एक तो हमारे धार्मिक साहित्य ग्रंथ है, उनमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। दूसरा, हमारा जो विदेशी लेखक हैं टोलमी जो हैं, उनके ग्रंथ में या फिर उनकी पुस्तक भारत का भूगोल में हमें कुलिंदों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमारे पास 5 अभिलेख हैं, जिनमें से 4 की मध्य प्रदेश के भरहुत में मिले और एक जो है हमारा मथुरा से प्राप्त हुआ। इसमें भी क्या है? कुलिंदों के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा हमने कहा था जो कुलिंद हैं, उनकी जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वह है कुलिंद मुद्राएं। तो हम देखते हैं कुलिंद मुद्राओं के बारे में थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुलिंद मुद्राएं। कुलिंद मुद्राएं, जो ये कुलिंद मुद्राएं हैं, इन्हें हम देखते हैं। कुलिंद मुद्राओं को 3 भागों में बांटा गया है। सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। जो कुलिंद मुद्राएं हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया। पहले को कहते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार के या प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा या अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। दूसरी है चत्रेश्वर, या फिर इसी को कहा गया है छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। और तीसरा है अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। यानी हमें कुलिंदों की जानकारी के लिए कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, तो उन मुद्राओं की बनावट, उस पर लिखी गई बनी हुई आकृति और उस पर लिखे गए लेखों के आधार पे हमने इन मुद्राओं को 3 भागों में बांटा है। जिसमें पहला है अल्मोड़ा प्रकार के मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। दूसरा है चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। और तीसरा है आपका अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। पहले नंबर पे हम देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, ये उत्तराखंड के, पहले तो यह उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों से प्राप्त हुए। सबसे पहले अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं, इनकी हमें जो विशेषताएं मिली हैं, इसमें सबसे पहली यह विशेषता है
कि जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं ये क्या है, हमें सिर्फ उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुई। इसके अलावा जो हमें अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन्हें ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के या फिर कितनी कुड़िंद मुद्राएं आपकी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। तो कितनी है, अल्मोड़ा प्रकार के जो 4 मुद्राएं हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई हैं, ये क्या है, आपके ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। और इसके अलावा इन 4 मुद्राओं पे 4 अलग अलग शासकों के नाम अंकित हैं। ये 4 मुद्राएं हैं, इसमें हमें 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। इनमें हमें 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। एक है हरिदत्त, दूसरा है शिवदत्त, हमें क्या है, इसमें 4 नाम प्राप्त होते हैं, हरिदत्त, शिवदत्त, तीसरा है मगधत्त, मगभत्त, तीसरा जो है हमें एक नाम प्राप्त होता है मगभत्त का, मगभत्त, और चौथा है शिवपालित। अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा हमें अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, जिन्हें हमने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है, इनमें हमें 4 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, हरिदत्त, शिवदत्त, मगधभट्ट और शिवपालित का। इसके अलावा अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी में जब हमने ये 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय में रख ली, इसके बाद अल्मोड़ा की, सॉरी दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी जिस कारण डिस्टरबेंस हुआ। तो हम बात कर रहे हैं कुड़िंद मुद्राओं के बारे में, जिसमें हमने बात की कुड़िंद मुद्राओं को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में। जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, अल्मोड़ा से हमें 4 सिक्के प्राप्त हुए, जिन्हें ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया था। उसके बाद जो अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में हमें फिर से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। क्या है, पहले तो हमें अल्मोड़ा से 4 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिन्हें हमने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखवा लिया। उसके बाद अल्मोड़ा की जो कत्यूर घाटी है, वहां से हमें 54 मुद्राएं और प्राप्त हुई। और इन 54 मुद्राओं में एक थी शिवदत्त की, एक मुद्रा थी शिवदत्त की, एक थी आसेक की। जो 54 मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं, इन 54 मुद्राओं में क्या थी हमारी, एक थी शिवदत्त की, एक थी आसेक की, और बाकी जो शेष मुद्राएं थी वो थी गौमित्र की। बाकी जो शेष मुद्राएं थी वो किसकी थी, गौमित्र की थी। यानी जो ये हमें 54 सिक्के प्राप्त हुए, इन 54 सिक्कों पे जो नाम लिखा हुआ था शासक का, उसमें एक पे शिवदत्त का नाम लिखा हुआ था, दूसरे पे आसेक का नाम लिखा हुआ था, और बाकी जो सिक्के थे उस पे हमें किसका नाम मिला, गौमित्र का नाम मिला। इसके अलावा जो ये सिक्का हुआ करता था, ये एक तो इसके अंदर सपोज ये कोई सिक्का था, सिक्के के अंदर एक वृत्ताकार आकृति बनी थी, एक वृत्ताकार आकृति बनी थी, जिसके अंदर कुबड़ वाला बैल, वृत्ताकार आकृति बनी थी जिसके अंदर एक कुबड़ वाला बैल,
एक सांप या फिर नाग की आकृति। सिक्के में सपोज ये कोई वृत्ताकार आकृति थी, सपोज ये कोई सिक्का है, सिक्के का आकार कैसे भी हो सकता है, उसके अंदर एक वृत्ताकार आकृति बनी थी जिसके अंदर एक कुबड़ वाला जो क्या है आपका बैल बना हुआ था। और इसके अलावा इस पे एक मानव की आकृति भी बनी हुई थी, यानी ये कुबड़ वाला जो बैल है इसके साथ एक क्या है मानव की भी आकृति बनी हुई थी। इस प्रकार से ये सिक्का हुआ करता था। इसके अलावा हमने दूसरे प्रकार का जो सिक्का है, दूसरे प्रकार के सिक्के में हमने देखा, ये देखा हमने अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का। दूसरे जो प्रकार का सिक्का है उसका नाम था छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का, या फिर इसी को हमने कहा चत्रेश्वर प्रकार। यानी जो हमें कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई उसमें हमने कुड़िंदों की मुद्राओं को 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था हमारा अल्मोड़ा प्रकार का सिक्का। दूसरा हम बात कर रहे हैं अब छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के या फिर मुद्राएं। जो चत्रेश्वर प्रकार के या छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के थे, इसमें स्नातक मुद्रा में एक द्विहस्ता मानव आकृति बनी थी। जो हमारा चत्रेश्वर या फिर छत्रेश्वर प्रकार का सिक्का है, इसमें क्या है स्नातक मुद्रा में खड़े एक मनुष्य की आकृति बनी हुई थी, जिसके हाथ में त्रिशूल था, जिसके हाथ में त्रिशूल था। तो यानी हमने जो हमें छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, वो मुद्रा, उस मुद्रा में हमें क्या मिला, एक द्विहस्ता यानी 2 हाथ वाले मनुष्य की एक आकृति मिली, जिसके कि एक हाथ में क्या था त्रिशूल पकड़ा हुआ था। तो जिससे हमने यह निश्चय लिया कि ये कौन होंगे, शिव होंगे। वैसे हमने पहले भी देखा जो कुड़िंद लोग थे ये क्या थे, शैव धर्मावलंबी थे। तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने अपने जो मुद्रा है इसमें अपने आराध्य देव शिव की मूर्ति या फिर शिव को बना लिया होगा। तो इसलिए हमने शिव के नाम से ही इन मुद्राओं को छत्रेश्वर या फिर चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा नाम दिया है। और इसके अलावा इस मुद्रा में 2 शासकों के नाम लिखे हुए थे, एक का नाम था भानु और दूसरे का नाम था रावण। भानु और रावण ये 2 नाम हमें छत्रेश्वर प्रकार के सिक्कों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमने तीसरे प्रकार के सिक्कों में बात की थी अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। हमने अभी अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के देख लिए, छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार के सिक्के देख लिए। अब हम देखते हैं अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। अमोघ भूति प्रकार के सिक्के जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के थे, ये पहले तो चांदी या फिर इसी को कहा जाता है रजत व तांबे के बने हुए थे। जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं आपके, ये क्या है आपके चांदी एवं तांबे धातु से बने हुए थे, जिन पर ब्राह्मी लिपि, जो चांदी और तांबे सिक्के जो सिक्के बने हुए थे इसमें ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। यानी जो हमें अमोघ भूति प्रकार के जो सिक्के मिले, इन सिक्कों में 2
आपकी लिपियों का प्रयोग किया गया। एक तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और दूसरा इसके साथ ही खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। इसके अलावा इसमें एक मृग व देवी का चित्र बना हुआ था। मृग और देवी का चित्र बना हुआ था और बीच में मृग और देवी का चित्र बना हुआ था। सपोज ये अगर कोई मुद्रा है, ये कोई सिक्का है, तो यहाँ पे क्या है, ये कोई देवी बनी है और यहाँ पे कोई मृग बना हुआ है। तो इसके चारों ओर ऐसे वृत्ताकार आकृति में ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में लिखा गया था राज्ञो कुडिन्दस्य। यहाँ पे गोल आकृति में लिखा गया था राज्ञो कुडिन्दस्य अमोघ भूतिष्य। राज्ञो कुडिन्दस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य। राज्ञो कुडिन्दस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य इसके गोल आकृति में अंकित था। गोल आकृति में अंकित था। तो कुछ लोग मानते हैं जो अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं, ये सिर्फ क्या है, एक सिक्कों के प्रकार हैं, यानी सिर्फ अमोघ भूति प्रकार के सिक्के एक प्रकार के सिक्के हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर राजा के नहीं है। वहीं कुछ लोग मानते हैं जो अमोघ भूति है ये कुडिन्दों का एक शासक हुआ करता था, जिसने कि अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए थे। तो इस आधार पे ये माना जाता है अमोघ भूति जो है, अमोघ भूति कुडिन्दों का सबसे शक्तिशाली शासक रहा होगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कुडिन्दों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था आपका अमोघ भूति। इसके अलावा एक पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिन्दा कॉइन्स। ये अभी करंट में ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है पर एग्जैक्ट नहीं है, शायद पूछा गया था। क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिन्दा कॉइन्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिन्दा कॉइन्स। तो जो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिन्दा कॉइन्स हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर MP जोशी। डॉक्टर MP जोशी द्वारा क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिन्दा कॉइन्स नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। और इसके अलावा जो अमोघ भूति है, हमने बात की अमोघ भूति जो है कुडिन्दों का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। तो अमोघ भूति के पश्चात या अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात जो कुडिन्दों का जो शासन हुआ करता था उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र है, उत्तराखंड अमोघ भूति के पश्चात भूति के बाद उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में शकों का आधिपत्य हो चुका था। जो उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या है, शकों का आधिपत्य हो चुका होगा, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। जिसकी पुष्टि कटारमल के, इसकी पुष्टि कहां से करते हैं, कटारमल के सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत
से इसकी पुष्टि की जाती है। कुमाऊं में प्रचलित शक संवत एवं कटारमल का सूर्य मंदिर जो है इस बात की पुष्टि करता है कि कुमाऊं के या फिर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जो है आपका शकों का आधिपत्य हो गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने कुड़िंद राजवंश को समाप्त किया है और इससे आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।